हाँ जी बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो चलो, प्रीवियस क्लासेस में हमने रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिया था रे ऑप्टिक्स के अंदर। आज वाली क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन से रिफ्रैक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, तुम्हारे लिए ज़्यादा नई चीज़ है, ठीक है। 10th क्लास में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा होता है, बट रिफ्रैक्शन उतना डिटेल में नहीं पढ़ा होता है। अभी 12th क्लास में हम लोग आ गए हैं, तो रिफ्रैक्शन को पूरा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर्स, वो तुम लोगों ने थोड़ा बहुत 10th क्लास में भी सीख रखा था। हम लोगों ने हालांकि उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करके और डिटेल में पढ़ा दिया, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन के अंदर भी तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, बट बहुत ही लिमिटेड सा ही पढ़ा हुआ है, बहुत लिमिटेड इंट्रोडक्शन भी तुम्हें पूरा नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन को हमने पूरा डिटेल में पढ़ना है और इस पर अच्छा खासा टाइम भी लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन को भी मैं दो पार्ट में पढ़ाऊंगा, पहले रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, बाद में रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ठीक है ना। आज वाली क्लास में मैं रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस का तुम्हें पूरा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, जो भी कहानी है, जो भी कॉन्सेप्ट है, सारी कहानियां, सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी, कल वाली जो क्लास आएगी, उसमें मैं जितने न्यूमेरिकल्स करा सकता हूँ, जितनी वैरायटी कवर कर सकता हूँ रिफ्रैक्शन की, वो। तो आज वाली क्लास में मैं तुम्हारे सामने सारी जितनी थ्योरी है, वो सारी की सारी थ्योरी तुम्हारे सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। कहानियाँ हैं, सारी कहानियाँ ध्यान से सुनते चले जाना और नोट करते चले जाना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे रिफ्लेक्शन में हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले लॉज और रिफ्लेक्शन से, ऐसे ही रिफ्लेक्शन में भी हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम लॉज और रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज और रिफ्लेक्शन, देखो कहानी क्या है। हमारे पास यहाँ पे दो मीडियम है, मीडियम वन, मीडियम टू। दोनों मीडियम को सेपरेट करते हुए देखो मैंने बाउंड्री दिखा रखी है। मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू, ठीक है। लाइट रेस जा रही है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। स्पेस में मान लो कोई लाइट रेस ट्रेवल करते हुए जा रही है, एयर टू वाटर चली गई, वाटर टू ग्लास चली गई, एयर टू ग्लास चली गई, ग्लास टू एयर चली गई। तो लाइट रेज हैं तुम्हारी जा रही हैं, बीच में मीडियम चेंज हो रहा है। तो जहां पर भी मीडियम चेंज होता है, लाइट रेज अपने पाथ से कुछ बेंड हो जाती हैं, उस बेंड होने को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। लाइट रेज अपने पाथ से बेंड हो गई, मीडियम चेंज होने की वजह से बेंड हो गई, उसको हम क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन। और उसी रिफ्रैक्शन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलो डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। तुम लोगों ने फिर से 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, वापस से एक बार मुझे बता दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कौन बताएगा मुझे? हाँ देखते हैं, बहुत बढ़िया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का रेशो। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है ना। तुम्हारे पास लाइट है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ वी एम से, वेलोसिटी इन एनी मीडियम, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये इस रेशो को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। पता है सबको? चलो ध्यान से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो तुमने याद रखने हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो सबसे पहले तो वैक्यूम का। अगर तुम्हारा मीडियम वैक्यूम है, तो मीडियम में तुम्हारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सी के बराबर ही हो जाएगी, सी बाय सी, वन, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अप्रोक्सीमेटली वन, ठीक है ना। एयर के अंदर भी स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, वो ऑलमोस्ट 3 × 10⁸ के बराबर ही होती है, उससे स्लाइटली कम होती है, ठीक है ना। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, पता है किसी को? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, 1.33,
ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.53/2। ठीक है ना। तो ये 4 वैल्यूज हैं जो तुमने याद रखनी है। इसके अलावा कोई भी और मीडियम आएगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जामिनर खुद बताएगा। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें याद होना चाहिए। ठीक है, एग्जामिनर कभी बता भी देता है, मैक्सिमम केसेस में नहीं बताता है, मान के चलता है कि बच्चे को याद ही होंगे। ठीक है ना। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 तुमने याद रखना है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 तुमने याद रखना है, वैक्यूम और एयर का वन तो वैसे ही समझ में याद हो ही रहा होगा। ठीक है ना। इसके बाद चलो याद करो, थोड़ा बहुत वेव्स को लेके भी बात कर लेते हैं। जब हमारी वेव्स किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो वेव वेलोसिटी, वेव फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ में से क्या अनअफेक्टेड रहता है? हाँ यशवीर, बहुत बढ़िया। क्या चीज़ अनअफेक्टेड रहती है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, सबको याद है। ठीक है, 11th क्लास में हम लोग पढ़ते थे, कोई भी वेव है एक मीडियम से ट्रेवल करके दूसरे मीडियम में जाती है तो वेव की फ्रीक्वेंसी पे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट डिपेंड्स अपॉन, कौन बताएगा मुझे? बहुत बढ़िया, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव डिपेंड्स अपॉन सोर्स। ठीक है ना। तो वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, उससे उसकी सोर्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव डिपेंड्स अपॉन इट्स सोर्स। ठीक है, वेव एक मीडियम में जाए, दूसरे में जाए, तीसरे में जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है? सेम, सेम दैट ऑफ इट्स सोर्स। जो भी उसकी सोर्स की फ्रीक्वेंसी थी उसी फ्रीक्वेंसी की वेव हम लोगों को मिलेगी, चाहे फिर उसका रास्ते में मीडियम कितनी बार भी चेंज हो जाए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा, हम सबको पता है। ठीक है, तो कोई भी वेव है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ठीक है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है? सेम। फ्रीक्वेंसी विल डिपेंड ओनली अपॉन सोर्स। तो मीडियम चेंज होने पे वेलोसिटी चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, बट फ्रीक्वेंसी अनअफेक्टेड रहेगी। ठीक है, तो चलो इसी बात को दिमाग में रखते हुए मैं तुम्हारे सामने एक छोटा सा डिस्कशन कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ पे एक मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, दूसरा मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। लाइट वेव जा रही है, ठीक है, मीडियम वन से मीडियम टू में। लेफ्ट हैंड साइड पे मीडियम वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, राइट हैंड साइड पे मीडियम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। लाइट वेव जा रही है हमारी मीडियम वन से मीडियम टू में। ठीक है, मीडियम वन में उसकी फ्रीक्वेंसी है मान लो f1, वेलोसिटी है v1, वेवलेंथ है λ1। जब वही वेव मीडियम टू में पहुंच गई, यही लाइट वेव जब मीडियम टू में एंटर कर गई, फ्रीक्वेंसी हो गई f2, वेलोसिटी हो गई v2, वेवलेंथ हो गई λ2। ठीक है, तो ध्यान दो, मीडियम वन से मीडियम टू पे जाने पे अभी हम लोग बात कर रहे थे तीनों क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ में से क्या अनचेंज रहेगा? तो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन अनचेंज, तो f1 इज इक्वल टू f2, पहली बात। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन अनअफेक्टेड, फ्रीक्वेंसी f1 और f2 क्या हो जाएंगे? इक्वल। ठीक है, चलो इसके बाद दिमाग लगाते हैं वेलोसिटी पे। तो ध्यान दो, μ1 और μ2 दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें μ1 और μ2 पता है। तो μ1 किसके बराबर हो जाएगा? c/v1, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन। ऐसे μ2 किसके बराबर हो जाएगा? c/v2, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू। और ध्यान दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, क्या आ गया अपने पास? c से c कैंसिल, μ1 बाय μ2 इज इक्वल टू v1 बाय v2, सॉरी μ1 बाय μ2 इज इक्वल टू v2 बाय v1। μ1 बाय μ2 इज इक्वल टू v2 बाय v1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ध्यान दो, μ1 v1 इज इक्वल टू μ2 v2। मीडियम वन और मीडियम टू में वेलोसिटी का रिलेशन। ठीक है, मीडियम वन से मीडियम टू में लाइट गई, फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है? सेम। वेलोसिटी क्या हो जाने वाली है? चेंज। वेलोसिटी में रिलेशन μ1 v1 इज इक्वल टू μ2 v2। ठीक है ना। और अब ध्यान दो, v1 को फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाय लैम्डा, तो v इज इक्वल टू लैम्डा एफ। v1 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ λ1 f1 से। ऐसे ही v2 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ λ2 f2 से। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाय लैम्डा, v इज इक्वल टू लैम्डा एफ।
ठीक है, तो v1 हो गया लैम्डा वन f1, v2 हो गया लैम्डा टू f2। अभी हमने डिस्कस किया f1 f2 बराबर है, दोनों साइड से कैंसिल, क्या आ गया अपने पास रिलेशन वेवलेंथ में, म्यू1 लैम्डा वन इज इक्वल टू म्यू2 लैम्डा टू। तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तुमने याद रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है ना, जहां भी तुम्हारी लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, अनचेंज। वेलोसिटी और वेवलेंथ वेरी करेंगी, और वेलोसिटी और वेवलेंथ में रिलेशन म्यू वन वी वन इक्वल टू म्यू टू वी टू, म्यू वन लैम्डा वन इज इक्वल टू म्यू टू लैम्डा टू। नोट किया सबने, तीनों पॉइंट नोट कर लिए, तीनों पॉइंट नोट कर लिए, फॉलो कर पाए तीनों कहानियां मेरी, बढ़ जाऊं आगे। ठीक है ना, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था, ये जो हम लोगों का वेव से रिलेटेड था। ठीक है ना, 11th क्लास में जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं उन्हीं से मैंने रिलेट करते हुए तुम्हें ये तीन इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं। चैप्टर में कहीं पर भी लाइट वेव की वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तुम्हें लिंक करनी पड़ जाए तो ये तीन बातें तुमने यूज़ करनी है। ठीक है ना, तो इन तीनों बातों को याद रखना है थ्रू आउट द चैप्टर। ठीक है ना, ऑप्टिक्स के अंदर वेव की कभी भी वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात चल पड़े तो ये तीन रिलेशन से तुम अपना कहानी को संभाल सकते हो। ठीक है, खैर अभी रिफ्रैक्शन हमारा जो टॉपिक था मैं उसी के ऊपर वापस आ जाता हूँ। ठीक है, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर मुझे एक ब्रीफ डिस्कशन करना था और उससे लिंक होते हुए जो भी बातें मैं बता सकता था मैंने सारी बता दी। ठीक है, तो चलो मैं बात कर रहा था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो मेरे पास कोई वेव है, ट्रैवल करते हुए जा रही है मीडियम वन से मीडियम टू में। तो ध्यान दो, ये तुम्हारा इंटरफेस है जहां पे तुम्हारा मीडियम चेंज हो रहा है। इंटरफेस पे लाइट वेव आ गई। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इंसिडेंट लाइट रे, मीडियम चेंज होने पे लाइट रेज अपने पाथ से बेंट हो जाएंगी, अपने पाथ से कुछ एंगल से डेविएट हो जाएंगी। ठीक है ना, फिर अभी दूसरे मीडियम में जब लाइट रे एंटर गई तो नॉर्मल के साथ जो एंगल है उसका, ये नॉर्मल तुम्हारे सामने देखो ड्रॉ करके दिखा रखा है, नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो हो गया आर, आर को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये है तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल लाइन सेम प्लेन। ठीक है, जैसे लॉज और रिफ्लेक्शन में था इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, नॉर्मल लाइन सेम प्लेन, सेम कहानी यहाँ पे इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल लाइन सेम प्लेन। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे होता है स्नेल्स लॉ। ठीक है, दूसरा लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को रिलेट करने के लिए हमारे पास होता है स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, whenever light travel from one medium to another medium, product of refractive index of and sine of angle made by light rays with normal remain constant। जहां तुम्हारी लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल मेड बाय लाइट रे विद नॉर्मल, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। ठीक है ना, हमारे सीबीएसई में आ जाता है स्टेटमेंट, स्नेल्स लॉ की स्टेटमेंट बताओ, स्नेल्स लॉ को एक्सप्लेन करो। तो तुम्हारे सामने जो ये मैंने बात लिखी है इसी को तुमने लैंग्वेज के फॉर्म में लिख के दिखा देना होता है। ठीक है ना, ध्यान से लैंग्वेज को फॉलो करो। व्हेन लाइट वेव्स आर मूविंग या व्हेन लाइट रेज आर मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, प्रोडक्ट ऑफ refractive index and sine of angle made by rays with normal will remain constant। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल मेड बाय लाइट रेज विद नॉर्मल विल रिमेन कांस्टेंट। पढ़ना आ गया सबको, समझ में आ गया ट्वेल्थ वाले? ठीक है, ट्वेल्थ वाले बच्चे कैसे पढ़ना है इसको, स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिख के दिखाना है, अपने आप तुम लोग लिख लोगे, हैंडल कर लोगे? ठीक है, और ध्यान दो स्नेल्स लॉ का जो डेरिवेशन होता है वो डेरिवेशन के लिए हम लोग वेव ऑप्टिक्स में जाके हाइगन्स प्रिंसिपल करके एक आता है उसको यूज करते हैं, तो वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर का काम है। इसको स्नेल्स लॉ को अभी मैं प्रूव नहीं कर रहा, सिर्फ लॉ बता रहा हूँ, इसका प्रूफ हमारा नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, वेव ऑप्टिक्स के अंदर आएगा। खैर अभी तुम्हारे सामने जो डायग्राम बना रखा है उसी पे दिमाग लगाओ। तो मीडियम वन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू वन, लाइट रेस का नॉर्मल के साथ एंगल कितना है, आई, तो म्यू और साइन थीटा का प्रोडक्ट म्यू क्या हो जाएगा, म्यू वन इंटू साइन आई।
ऐसे ही जब ये लाइट रे तुम्हारी मीडियम 2 में पहुंच गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, म्यू 2, नॉर्मल के साथ एंगल कितना हो गया, आर, क्या हो जाएगा, म्यू 2 इंटू साइन आर, प्रोडक्ट विल बी म्यू 2 इंटू साइन आर। और म्यू और साइन थीटा का प्रोडक्ट दोनों मीडियम में क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। कैसे अप्लाई किया स्नेल्स लॉ, समझ में आया सबको? तो as light waves are moving from medium 1 to medium 2, product of refractive index and sine of light angle made by light rays with normal remain constant, तो mu 1 sin I is equal to mu 2 sin R। ठीक है, स्नेल्स लॉ से I और R में रिलेशन आ जाएगा, और इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, नॉर्मल ऑल विल लाई इन सेम प्लेन। ये दो हमारे लॉज और रिफ्रैक्शन हो गए। नोट करे सबने, दोनों लॉज नोट कर लिए। ठीक है ना, चलो अब ये दोनों लॉज यूज कर लिए, इन दोनों लॉज को मैं अप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा इनको समझाना चालू करता हूँ। तो ध्यान दो, जब लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, इस कहानी को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे दो केसेस बनाते हैं। केस 1, केस 1 में मैं ले रहा हूँ तुम्हारे पास दो मीडियम, मीडियम 1 अगेन मीडियम 2। ठीक है, और मान लो तुम्हारी जो लाइट रेस जा रही हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ये चलो पहला केस ले लेता हूँ, रेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, हमारी लाइट रेस हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ठीक है, तो रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसको हम बोलते हैं रेयर मीडियम। ठीक है, तो लाइट रेस आर मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो म्यू 1 कम है, म्यू 2 ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलो ध्यान से देखो, मेरी बात को समझो। यहाँ पे लाइट रेज है, मैंने इस इंटरफेस के ऊपर भेज दी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे। जहां लाइट रेज रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएंगी, म्यू और साइन थीटा का प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। म्यू और साइन थीटा का प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। ध्यान से देखो, रेयर टू डेंसर मीडियम जाएंगे तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जहां तुम्हारी लाइट रे रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाएगी, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ध्यान दो, म्यू की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, डिक्रीज, ताकि म्यू और साइन थीटा का प्रोडक्ट सेम बना रहे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, रे डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। लाइट रे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। आया क्या डायग्राम समझ? देख रहे हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है, क्यों, म्यू की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज। तो नॉर्मल के साथ लाइट रे का एंगल, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या हो गया है, डिक्रीज। ध्यान दो, व्हेन लाइट रेज मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, लाइट रेज शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्मल। लाइट रेज शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्मल। याद होता है? ठीक है, पहली स्टेटमेंट जो तुमने याद करनी है, वेन एवर लाइट रेस मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, लाइट रेस शिफ्ट टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, याद होता है? ठीक है, रीजनिंग के साथ जो रीजन मैं बता रहा हूँ वो रीजन भी समझो, और ये स्टेटमेंट भी याद करो। दूसरा केस ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट है। पिछली बार भेजा लाइट रे को हमने रेयर टू डेंसर मीडियम, अब का भेज दूंगा मैं डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, तो चलो फिर से, ये मीडियम है, लेफ्ट हैंड साइड पे मीडियम 1 म्यू 1, राइट हैंड साइड पे मीडियम 2 म्यू 2। ठीक है, अब की बार लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम। तो म्यू 1 हमारा डेंसर मीडियम है, म्यू 2 हमारा रेयर मीडियम है, म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2। और फिर से ध्यान दो, लाइट रेस को मैंने इंसिडेंट करा दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे। ठीक है, लाइट रेस कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, फिर से म्यू और साइन थीटा का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, रेयर मीडियम में जाने से म्यू की वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, इंक्रीज। थीटा की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, इंक्रीज। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज, तो ध्यान दो रिफ्रैक्टेड ऐसे जाएगी।
Light rays will bend away from normal. Light rays will shift away from normal. आ रही है लैंग्वेज समझ में आ रही है? तो whenever light rays move from denser to rare mediums, light rays will shift away from normal. Rare to denser जाएगी तो they will shift towards normal. दोनों केसेस क्लियर हो गए? ठीक है, दोनों केसेस समझ में आ गए? ठीक है ना? तो सिंपल सी दो बातें हैं और इस दो बातों के ऊपर मैं तुम्हें कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लेके समझाता हूँ चलता क्या है। ठीक है ना? तो ये दोनों केसेस नोट कर लिए सबने? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये दोनों केसेस को दिमाग में रखते हुए तुम्हारे सामने कुछ मैं एग्जांपल्स लेता हूँ जो हमारे आने वाली क्लासेस में न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी मैं न्यूमेरिकल वाला डिस्कशन ना करके उसका सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पार्ट तुम्हारे सामने डिस्कस करके अपना जो इंट्रोडक्शन में चला रहा हूँ इंट्रोडक्शन कंप्लीट करता हूँ। ठीक है ना? बेसिकली हमारे एनसीईआरटी के अंदर न्यूमेरिकल पार्ट में स्ट्रेस नहीं देते। ठीक है ना? वो सारा हम कंपटीशन वाले पार्ट में करेंगे। ठीक है, अभी जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दे रखे हैं मैं वो सारे एग्जांपल से तुम्हें दोनों लॉ समझा देता हूँ, दोनों केसेस समझा देता हूँ। लॉ तो हमारा एक ही है। ठीक है ना? दोनों केसेस में समझा देता हूँ और उन केसेस को समझाते हुए जो भी मैं तुम्हारे सामने यहाँ एग्जांपल्स लेने वाला हूँ ये सारे के सारे एग्जांपल न्यूमेरिकल के फॉर्म में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो चलो तुम्हारे सामने सबसे पहले जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर जो सबसे पहला एग्जाम्पल दे रखा है उसी से मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पे मान लो एक ग्लास लैब है। ठीक है ना? ये लोग क्या काम करते हैं, ग्लास लैब के ऊपर पैरेलल लाइट रेज भेज देते हैं। खूब सारी पैरेलल लाइट रेज हैं ग्लास लैब के ऊपर आ रही है कुछ एंगल पे। ठीक है, और जब वो ग्लास लैब को क्रॉस करके उससे बाहर आती हैं तो ये लोग दिखाते हैं कि वो अपने पाथ से कुछ लेटरली शिफ्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? लेटरल शिफ्ट आ जाता है उनके अंदर। ठीक है ना? रिफ्रैक्ट होने की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट रेज अपने पाथ से कुछ लेटरली शिफ्ट हो जाती हैं। ठीक है ना? ये हमारा पहला एग्जाम्पल है जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है। इसको हम न्यूमेरिकल के तरह भी इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, वो सब अब खैर बाद में। अभी लेटरल शिफ्ट क्यों आता है, कैसे आता है, मैं तुम्हें विजुलाइज करवाता हूँ। तो चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे लाइट रेज हैं आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे आ रही है। कहाँ से आ रही है? एयर से। कहाँ जा रही है? ग्लास में। नहीं नहीं अंशुल, प्रिज्म की तरह नहीं बेटा, वो आता हूँ, प्रिज्म वाला डिस्कशन भी लाऊंगा तेरे सामने में। खैर अभी लाइट रेज हमारी कहाँ जा रही है? एयर टू ग्लास जा रही है। ठीक है ना? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 1, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने। ठीक है, लाइट रेज आ रही है एयर टू ग्लास, रेयर टू डेंसर मीडियम, क्या होगा? लाइट रेज विल शिफ्ट टूवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। लाइट रेज विल शिफ्ट टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है ना? तो लाइट रेज ध्यान दो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई। आता है डायग्राम समझ? तो ध्यान दो 1 × sin i इज इक्वल टू म्यू 1.5 × sin r। 1 × sin i इज इक्वल टू 1.5 × sin r। तो तुम देख रहे हो म्यू की वैल्यू 1 से 1.5 क्या हो गई? इंक्रीज। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज। लाइट रेज विल शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, चलो अगले सरफेस पे आ जाओ। अगले सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? डायग्राम को ध्यान से देख के मुझे बताओ, अगले सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? आर के बराबर दिख रहा है सबको? ठीक है ना? पहले वाले सरफेस पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, अगले वाले सरफेस पे उतना ही तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। डायग्राम से समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ना? चलो अब ध्यान दो, अब लाइट रे कहाँ जाने वाली है? फ्रॉम ग्लास टू एयर। ठीक है ना? फिर से लाइट रेस कहाँ जाने वाली है तुम्हारी? ग्लास टू एयर। फिर से कहाँ जाने वाली है आपकी बात? डेंसर टू रेयर मीडियम। तो ध्यान दो 1.5 से 1, अब लाइट जाने वाली है डेंसर टू रेयर मीडियम। तो लाइट रेज विल शिफ्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है ना? और अब ध्यान दो लाइट रेज अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट होके जब बाहर आ रही है, कितने एंगल पे बाहर आ रही होगी?
कितने एंगल पे बाहर आ रही होंगी? बहुत बढ़िया। ठीक है ना, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, देख लो फिर से, 1.5 इंटू साइन आर इज इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा। तो तुम्हें समझ में आ रहा है थीटा की वैल्यू आई के बराबर ही होगी ना। सेकंड वाले सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाऊं तो 1.5 इंटू साइन आर इज इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा। तो 1.5 इंटू साइन आर इज इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू आई के बराबर ही आ जाएगी ना। आया, सबको समझ में आया? तो लाइट रे एयर टू ग्लास, रेयर टू डेंसर मीडियम शिफ्ट टूवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर मीडियम शिफ्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, ध्यान से देखो, लाइट रे एंटर करी थी आई पे, बाहर भी आई है एंगल आई पे। ध्यान दो, एंटर करने वाली लाइट और बाहर आने वाली लाइट कैसी हैं एक दूसरे के? पैरेलल। ठीक है ना, तो ध्यान दो, लाइट रे में एंगुलर डेविएशन कितना है? इस स्लैब को, ग्लास स्लैब को क्रॉस करने के बाद एंगुलर डेविएशन कितना आया? तो एंगुलर डेविएशन इज 0। और तुम देख रहे हो लाइट रेज अपने पाथ से कुछ डिस्टेंस से शिफ्ट हो गई है, इस शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट। ठीक है ना, और इस लेटरल शिफ्ट की वैल्यू क्या है वो सबके ऊपर हम कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तुम्हें कहानी समझ में आ रही है, स्नेल्स लॉ को कैसे हम लोगों ने यूज किया? लाइट रे एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, रेयर टू डेंसर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम। रेयर टू डेंसर गई शिफ्ट टूवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर गई शिफ्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल। नोट किया डायग्राम सबने? नोट किया? ठीक है ना, चलो एक चीज और रियलाइज करो, ध्यान दो, मान लो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आई, रास्ते में ग्लास स्लैब आया, ग्लास स्लैब को क्रॉस करके ऑब्जर्वर की आंखों में लाइट रे एंटर करी। तो ध्यान दो, ऑब्जेक्ट को, सॉरी ऑब्जर्वर को, ऑब्जेक्ट ओ पर नहीं, कहाँ दिखाई देगा? ओ डैश। ठीक है ना, ये बेसिकली इमेज। ठीक है ना, तो ध्यान दो, तुम्हारे ऑब्जर्वर के हिसाब से उसको ऑब्जेक्ट शिफ्टेड दिखाई देगा, लेटरली शिफ्टेड दिखाई देगा बाय डिस्टेंस डेल्टा एक्स। आई कहानी समझ में आई सबको? ठीक है, तुम्हारा जो ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ओ पर है, पर ऑब्जर्वर को दिखाई कहाँ दे रहा होगा? ओ डैश पे। क्यों? क्योंकि रास्ते में लाइट रेस अपने पाथ से लेटरली शिफ्ट हो गई। हुआ? डायग्राम क्लियर हुआ? ठीक है ना, कितना शिफ्टेड दिखाई देगा? जितना दूर है उतना ही दूर दिखाई देगा, पर कितना शिफ्टेड दिखाई देगा? डेल्टा एक्स, इस लेटरल शिफ्ट के बराबर। ठीक है, क्लियर हो गया? नोट कर लिया था ना सबने? चल दूसरा एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, बीच में कुछ लोग प्रिज्म का नाम ले रहे थे। तो प्रिज्म क्या होता है? फिर से कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ इस तरह का ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, ट्रायंगुलर शेप में है ये। ठीक है ना, प्रिज्म है। इसका साइड व्यू दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें। ठीक है ना, ऑब्वियसली थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती, जो थिकनेस मैं दिखा रहा हूँ समझाने के लिए इतनी ज़्यादा बना रहा हूँ, बहुत थिन होता है, इतना ज़्यादा थिक नहीं होता। पर ठीक है, काम की बात ये है कि ये प्रिज्म है, तुम्हारे पास कोई भी ट्रायंगुलर ग्लास का या प्लास्टिक का या किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, ठीक है, तुम्हारे पास ये ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या नाम देते हैं? प्रिज्म। ठीक है, चलो अब इस प्रिज्म के ऊपर हम लोग लाइट रेज भेज दी। ठीक है ना, ये हमारी इंसिडेंट लाइट, ठीक है, प्रिज्म के ऊपर जा रही है, मान लो प्रिज्म ग्लास का ही बना हुआ है। ठीक है ना, प्रिज्म हमारा ग्लास का बना हुआ है, बाहर इसके एयर है। चलो ये नॉर्मल सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, लाइट रेज जा रही हैं, ध्यान से देखो कहाँ जा रही हैं? एयर टू ग्लास, रेयर टू डेंसर मीडियम, लाइट रेज विल शिफ्ट, लाइट रेज विल शिफ्ट टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है ना, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी।
लाइट रेस नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ठीक है ना, ध्यान से देखो, जाना था ऐसे, ठीक है, ये नॉर्मल है, रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट रेस नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई, हुआ विजुलाइज, ठीक है, अगले सरफेस पे पहुंच गई, अगले सरफेस पे नॉर्मल देखो ये रहा, अगले सरफेस पे लाइट कहाँ जा रही है तुम्हारी, तो ग्लास टू एयर, डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम, तो दे विल शिफ्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल, ध्यान दो, जाना था ऐसे, ठीक है, जाई कैसे, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट या नॉर्मल से अवे शिफ्ट, तो नॉर्मल से अवे शिफ्ट। आया डायग्राम समझ में आया, ठीक है ना। काम की बात, जब भी प्रिज्म को लाइट रेस क्रॉस करके बाहर आती हैं, वो अपने पाथ से कुछ एंगल से डेविएट हो जाती है, ध्यान दो, अगर रास्ते में प्रिज्म नहीं आया होता तो लाइट रेज ऐसे जाती, ठीक है, जाना था ऐसे, चली गई ऐसे, तो ये ध्यान दो अपने पाथ से डेविएट हो गई, ये एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। तो अंशुल कह रहे थे ना कि तुम्हारा जो लाइट रेस है लेटरल शिफ्ट आ जाता है, एंगुलर डेविएशन जीरो, जस्ट लाइक अ प्रिज्म, तो नॉट जस्ट लाइक अ प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर एंगुलर डेविएशन आता है, ठीक है ना। तुम देख रहे हो लाइट रेस जब प्रिज्म को क्रॉस करके आएंगी तो एंटर करने वाली लाइट रे और बाहर आने वाली लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं होने वाली, लाइट रेज अपने पाथ से कुछ एंगल से डेविएट हो जाती हैं, ठीक है ना, समझ में आया सबको। और फिर से ध्यान से देखो, ये रहा हमारा मान लो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आई, प्रिज्म को क्रॉस करके ऑब्जर्वर की आंखों में एंटर करी, तो ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देने वाला है, ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देने वाला है, ओ डैश। आया क्या डायग्राम समझ, देख रहे हो क्या आ गया, एंगुलर डेविएशन, ठीक है ना। लाइट रेस ऑब्जर्वर के आंखों में जब एंटर कर रही हैं, ऑब्जर्वर को ये लाइट रे कहाँ से आते हुए दिखाई दे रही होगी, बैक एक्सटेंड करा दिया, ऑब्जेक्ट ऊपर है, ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई दे रही होगी ओ डैश पे, ठीक है ना। ध्यान दो, ये एंगल कितना, ये एंगल डेल्टा, तो ये एंगल भी डेल्टा, ठीक है ना। मान लो ये डिस्टेंस आर है, तो पहले तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो था आर दूरी पे था, तो अब भी आर दूरी पे ही होगा, पर ध्यान दो कितना शिफ्ट हो चुका होगा, आर डेल्टा, समझ में आया। अगर ये डिस्टेंस तुम्हारा आर है तो ऑब्जेक्ट पहले प्रिज्म से आर दूरी पे था, तो अब भी आर दूरी पे ही दिखाई दे रहा होगा, पर कितने एंगल से डेविएट हो गई लाइट, डेल्टा एंगल से डेविएट हो गई, इसलिए ऑब्जेक्ट तुम्हारा कितना शिफ्टेड दिखाई दे रहा होगा, आर डेल्टा। आया समझ में आया डायग्राम सबको, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो था उसमें जब लाइट रेस स्लैब को क्रॉस करके आई थी, पिछले वाले डिस्कशन में ग्लास स्लैब को क्रॉस करके आई थी, तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा शिफ्टेड दिखाई दे रहा था, लेटरल शिफ्ट डेल्टा एक्स के बराबर। ऐसे ही जब लाइट रेस प्रिज्म को क्रॉस करके आ रही है तो ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट शिफ्टेड दिखाई दे रहा होगा, कितने दूरी पे, कितने डिस्टेंस से शिफ्टेड दिखाई दे रहा होगा, आर इंटू डेल्टा। तो ध्यान दो, स्लैब से ऑब्जेक्ट की दूरी पिछले डिस्कशन में जितनी थी बाद में भी उतनी ही थी, बस लेटरली शिफ्टेड दिखाई दे रहा था। सेम कहानी प्रिज्म में, ऑब्जेक्ट पहले आर दूरी पे था, अब भी आर दूरी पे दिखाई दे रहा होगा, पर अपनी एक्चुअल पोजीशन से कितना शिफ्टेड दिखाई दे रहा होगा, आर डेल्टा, ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो प्रिज्म की वजह से एंगुलर डेविएशन डेल्टा आ रहा है, जबकि पिछले डिस्कशन में ग्लास स्लैब की वजह से एंगुलर डेविएशन वाज जीरो, खाली लेटरल शिफ्ट आ रहा था, ठीक है ना। और तुम देख रहे हो यहाँ पे लेटरल शिफ्ट फिक्स नहीं है, तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट का शिफ्ट आ रहा है वो फिक्स नहीं है, आर डेल्टा के बराबर है, आर ज्यादा तो शिफ्ट ज्यादा, आर कम तो शिफ्ट कम, ठीक है ना। प्रिज्म से तुम्हारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आर पे डिपेंडेंट है, आर ज्यादा तो शिफ्ट आर इंटू डेल्टा ज्यादा, अगर ये डिस्टेंस आर ऑब्जेक्ट का प्रिज्म से कम हुआ तो शिफ्ट आर डेल्टा भी कम हो जाएगा। क्लियर हुई कहानी, विजुलाइज हो रहा है कुछ कुछ, ठीक है ना। फिर से जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसके ऊपर हम बाद में डिटेल डिस्कशन करेंगे, ऑब्वियसली प्रिज्म को समझाने में मुझे पूरी एक क्लास लगने वाली है, ठीक है ना। आगे जाके जब मैं तुम्हें प्रिज्म को डिटेल में पढ़ाऊंगा तो पूरी क्लास एक प्रिज्म ही खा जाएगा, ठीक है ना। तो अभी सबके डिटेल में नहीं जाके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा एक बार दिमाग चलना चालू हो जाए। बात खाली इतनी सी है, व्हेन लाइट रेज आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम दे विल शिफ्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल, और रेयर टू डेंसर जाएंगी तो दे विल शिफ्ट
टूवर्ड्स नॉर्मल। ये दो बातें तुम्हें याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है ना? नोट कर लिया सबने? ठीक है ना? और जैसे हमारे डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे, कुछ अपर एंड डिस्टेंस वाली कहानियां आएंगी। क्या कहानी होती है, मैं उनके रे डायग्राम्स तुम्हें अभी दिखा देता हूँ। तो चलो ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ पे एक पॉन्ड है, ठीक है? पॉन्ड के अंदर कोई फिश स्विम कर रही है, डेप्थ डीप है, ठीक है? और यहाँ पे बाहर एयर में हम लोग बैठे हैं, बाहर बैठे बैठे हम लोग इस स्विम करते हुए फिश को देख रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग कहाँ पर हैं? एयर में, रेयर मीडियम में। और तुम्हारी फिश कहाँ पर है? वाटर में, डेंसर मीडियम में, ठीक है ना? वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, डेंसर मीडियम होगा। एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 1, तुम्हारा रेयर मीडियम होगा, ठीक है? तो चलो ध्यान से देखो, फिश से लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है? जो लाइट रे अलोंग द नॉर्मल आई, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। दिमाग में पिक्चराइज करो, स्नेल्स लॉ लगाओ, म्यू इंटू साइन 0 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर। तो आर की वैल्यू म्यू वाटर इंटू साइन 0, तुम देख रहे हो लाइट रेस अलोंग द नॉर्मल आ रही है, नॉर्मल से एंगल 0, तो म्यू इंटू साइन 0 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर में आर की वैल्यू 0, ठीक है ना? जो लाइट रे अलोंग द नॉर्मल आ रही है, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0, वो लाइट रे तो सीधी सीधी बाहर आ जाएगी, ठीक है ना? चलो ध्यान दो, फिश के ऊपर, फिश के बॉडी के ऊपर एक इसी पॉइंट से एक और रे ले रहा हूँ, ठीक है? जो हल्की सी टिल्टेड आ रही है और रिफ्रैक्ट होके ऑब्जर्वर के आंखों में घुस रही है, ठीक है ना? अब देखो, इतनी कम टिल्टेड वाली लाइट रे ड्रॉ करने में मुझे दिक्कत आएगी, तो मैं थोड़े से एंगल बड़े बड़े बना के दिखा देता हूँ, अदरवाइज ड्राइंग करने में दिक्कत आ जाएगी मुझे। तो ध्यान दो, चलो ये रे दिखा रहा हूँ जो थोड़ी सी टिल्टेड आ रही है। अब थोड़ी सी ना बना के थोड़ी ज्यादा एंगल दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? और ध्यान से देखो, ये लाइट रे जब यहाँ पहुंची, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, मान लो इसका, कहाँ जा रही है? फ्रॉम वाटर टू एयर। कहाँ जा रही है? फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। जब डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, तो लाइट रेज विल शिफ्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ध्यान दो, ये जो फिश से लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, वाटर टू एयर आ रही हैं, रिफ्रैक्ट होके जब वाटर टू एयर जा रही हैं, ठीक है, मुझे बताओ, हाँ, ये जो तुम्हारी लाइट रेज हैं, ठीक है, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या एक्चुअल में मीट होने वाली हैं? लाइट रेज हैं, वाटर टू एयर जा रही हैं, ठीक है? ध्यान से देखो, रिफ्रैक्ट होके जो लाइट रे अलोंग द नॉर्मल गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0। जो थोड़ी सी भी टिल्टेड गई, डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही थी, शिफ्टेड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इमेजिन करो, ये लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जब मीडियम एयर में आ गई हैं, तो क्या ये आपस में मीट करने वाली हैं? नहीं करने वाली। तो ध्यान से देखो, इनको बैक एक्सटेंड करा के मीट करा दूं, ठीक है? तो ध्यान से देखो, ऑब्जर्वर को फिश एक्चुअल में डेप्थ डी पे है, पर दिखाई कहाँ देने वाली है? डी डैश, ठीक है ना? एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? डी, पर अपरेंट डिस्टेंस क्या दिखाई देने वाला है? डी डैश। आ रहा है, समझ में आ रहा है? डायग्राम समझ में आया? लाइट रेस आ रही है, ठीक है? लाइट रेस कहाँ जा रही है तुम्हारी? वाटर टू एयर। वाटर टू एयर जो भी लाइट रेस जा रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम जो भी लाइट रेस जा रही है, दे विल शिफ्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल। जो भी लाइट रेज आ रही हैं, दे ऑल विल शिफ्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल। जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं, दे ऑल विल शिफ्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है? अब ये जो भी लाइट रेज ऑब्जर्वर की आंखों में एंटर करेंगी, इनको मैं बैक एक्सटेंड कराता हूँ, ठीक है? तो इमेज कहाँ बनने वाली है? एक्चुअल डिस्टेंस डी है, पर अपरेंट डिस्टेंस कितना दिखाई देने वाला है फिश को बाहर बैठे ऑब्जर्वर के हिसाब से? डी डैश, ठीक है ना? काम की बात, अगर हम लोग रेयर मीडियम में बैठे हैं, तो डेंसर मीडियम वाला ऑब्जेक्ट हमें क्या दिखाई देता है? पास, ठीक है ना? इफ द ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम ऑब्जर्विंग एन ऑब्जेक्ट लाइंग इन अ डेंसर मीडियम, तो ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देने वाला है उसको? पास दिखाई देने वाला है, शिफ्टेड टूवर्ड्स इन, ठीक है ना? एन ऑब्जेक्ट लाइंग इन डेंसर मीडियम
इज गोइंग टू बी सीन शिफ्टेड टूवर्ड्स अस, हमारी तरफ शिफ्टेड दिखाई देगा। आया डायग्राम क्लियर हुआ सबको? डायग्राम क्लियर हो गया? नोट किया सबने? ठीक है ना, चलो यहीं पे एक छोटा सा डायग्राम मैं तुम्हारे लिए और बनाता हूँ, उसको समझो। ये हमारे पास बर्ड है, ठीक है ना, कुछ हाइट पे यहाँ पे बर्ड उड़ रही है, ठीक है, नीचे पानी, हम लोग पानी में जाके बैठ गए, ठीक है, हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं, हम लोग पानी में जाके बैठ गए। ये चलो मान लो ये फिश है, फिश की आई दिखा रहा हूँ, तो बाहर बर्ड है, पानी में फिश है, और फिश बर्ड को देख रही है, ठीक है ना। तो चलो ध्यान से देखो, बर्ड से लाइट रेज आ रही हैं जो अलोंग द नॉर्मल आ रही होंगी, जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, उनका तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो, वो लाइट रे तो सीधी सीधी पानी के अंदर। पर ध्यान दो, जो लाइट रे हल्की सी भी टिल्टेड आ रही होगी, जब वो एयर टू वाटर पहुंचेगी क्या हो जाएगी? एयर टू वाटर, एयर टू डेंसर मीडियम, लाइट रेज विल शिफ्ट। As light rays are moving from air to water, light rays will shift towards normal। ठीक है ना, एंगल छोटा बना दिया मैंने, पर ठीक है, इमेजिन करने की कोशिश करो। लाइट रेज विल शिफ्ट टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है ना, देख रहे हो, लाइट रेज विल शिफ्ट टूवर्ड्स नॉर्मल। खैर अभी काम की बात, टूवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होने के बावजूद भी तुम नोटिस करो, क्या ये लाइट रेज एक्चुअल में मीट होने वाली हैं? क्या ये लाइट रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद एक्चुअल में मीट होने वाली है? नहीं मीट होने वाली है। तो एक्चुअल में मीट कराने के लिए क्या करोगे इनको? एक्चुअल में मीट कराने के लिए क्या करोगे इनको? बैक एक्सटेंड। और बैक एक्सटेंड करा के देखो, बर्ड की इमेज कहाँ दिखाई देने वाली है? तो एक्चुअल में बर्ड एच हाइट पे है, तो अपीयर कहाँ होने वाली है? एच डैश। एक्चुअल में बर्ड हमारी एच हाइट पे है, तो अपीयर कहाँ होने वाली है? एच डैश। कैसे दिखाई देने वाली है? शिफ्टेड अवे। तो ध्यान दो, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में, सॉरी, और ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में। तो रेयर मीडियम में पड़ा ऑब्जेक्ट हमें कहाँ दिखाई देने वाला है? हमारे रिलेटिव कोई रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो वो हमें अपने आप से कहाँ दिखाई देने वाला है? अवे। और हमारे रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट किसी डेंसर मीडियम में पड़ा है, तो वो हमें कहाँ दिखाई देने वाला है? शिफ्टेड टूवर्ड्स अस। क्लियर हो गई कहानी सबको? समझ में आया सबको? ठीक है, नोट किया सबने? दोनों एग्जांपल नोट किए? ठीक है ना, तो डेंसर मीडियम वाला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम कैसे दिखाई देने वाला है? शिफ्टेड टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम कैसे दिखाई देने वाला है? शिफ्टेड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। दोनों पॉइंट क्लियर होते हैं? ठीक है ना। अपर एंड डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस जो है तुम्हारा, मीडियम चेंज होने आने की वजह से ऑब्जेक्ट अलग मीडियम में है, ऑब्जर्वर अलग मीडियम में है, तो ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल डिस्टेंस है ऑब्जर्वर को, ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पे नहीं, उससे ज़्यादा या उससे कम दूरी पे दिखाई देता है। अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा रिलेटिवली डेंसर मीडियम में है तो शिफ्टेड टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, रेयर मीडियम में है तो शिफ्टेड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। चलो यहीं पे अब हमारे एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन आता है यहाँ पे। ये लोग कहते हैं कि जो हमारा सुबह जो सनराइज होता है, ठीक है ना, सुबह सनराइज होने से पहले ही सन दिखाई देना चालू हो जाता है, और शाम को जब सन सेट हो जाता है, सनसेट होने के बाद भी कुछ देर तक सन दिखाई देता रहता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एडवांस सनराइज या फिर डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज ये, और डिलेड सनसेट।
ठीक है ना। तो ये भी क्यों होता है, ठीक है, सुबह सन राइज होने से थोड़ी देर पहले ही क्यों दिखना चालू हो जाता है और शाम को सनसेट होने के थोड़ी देर बाद तक भी क्यों दिखता रहता है। ठीक है, तुमने नोटिस किया हो भाई, अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग जब शाम के समय सनसेट हो रहा हो, दिन में तुम सन को देखो तुम्हारी आंखों पे अच्छा खासा सेट स्ट्रेन आएगा, और शाम को जब सनसेट के समय एकदम जब सनसेट होने वाला है उस समय तुम सन को बैठ के आराम से देखते रहते हो। ठीक है, होता ही नहीं होता ऐसा। भाई दिन में देखने में तो तुम्हारी हालत खराब हो रही है, शाम को सनसेट के समय जब सन एकदम सेट होने वाला है तुम आराम से बैठ के उसको निहार रहे हो बैठ के, कोई आंखों में स्ट्रेन नहीं पड़ रहा उतना, क्यों। ठीक है ना, उसका यही रीजन होता है, सन ऑलरेडी सेट हो चुका है, उसके थोड़ी देर तक बाद तक तुम्हें दिखाई दे रहा होता है और आंखों पे उतना स्ट्रेन नहीं दे रहा होते पड़ रहा होता जितना कि दिन में पड़ रहा होता है। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों हो रहा होता है, चलो मैं तुम्हें यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, समझो मेरी बात को। ये तुम्हारे सामने मैंने अर्थ बना दी। ठीक है ना, ये हमारी अर्थ है, ये हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, अर्थ बना दी, अर्थ के अराउंड मैंने उसको तुम्हें एटमॉस्फेयर ड्रॉ करके दिखा दी। ठीक है ना, तुम अर्थ के सरफेस पे बैठे हो, देखो ये तुम बैठे हो यहाँ पे, इतनी बड़ी अर्थ पे तुम्हें मैं एक डॉट की तरह दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, ये बड़ी सी हमारी अर्थ, अर्थ के सरफेस पे तुम लोग बैठे हो। ठीक है, ये तुम्हारे सामने मैं बना के दिखा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सबको पता है। अर्थ के सरफेस पे हम जहां पर भी बैठे हैं उस सरफेस के टेंजेंशियल क्या होता है। अर्थ के सरफेस पे मान लो इस रूम में हम लोग बैठे हैं, हमारे रूम के सरफेस के टेंजेंशियल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। और सरफेस के नॉर्मल क्या होता है, जहां पे हम बैठे हैं हमारे रूम के सरफेस के नॉर्मल क्या होता है, वर्टिकल। ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर तुम अर्थ के इस पॉइंट पे बैठे हो, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर इस पॉइंट पे बैठे हो तो हॉरिजॉन्टल कैसा होगा, 1 या 2। मेरी फिंगर के को फॉलो करके बताओ, इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कैसा होगा, 1 या 2। ठीक है ना, 2 होगा, समझ में आ रहा है सबको। ठीक है ना, कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर ये तो आपने वर्टिकल दिखा दिया है, जहां तुम बैठे हो उस पॉइंट पे अर्थ के सरफेस का टेंजेंट क्या लॉन्ग होगा ना, हॉरिजॉन्टल, और अर्थ के सरफेस के नॉर्मल ये होगा हमारा वर्टिकल। चल रहा दिमाग सबका। खैर अभी तुम्हें मैं यहाँ बैठा रहा हूँ, इस पॉइंट पे दिमाग लगाओ, इस पॉइंट पे अर्थ के सरफेस के पैरेलल ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, जब सन यहाँ पे पहुंच जाता है तो हम क्या बोलते हैं, सन हैज रीच्ड हॉरिजन, हॉरिजॉन्टल पे हॉरिजन, हॉरिजन वर्ड हॉरिजॉन्टल से ही आया ना, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो हॉरिजन पे सन पहुंच गया, दिखाई देगा, पर जहां हॉरिजन से नीचे चला गया क्या सन दिखाई देगा, देख रहे हो, जिस सरफेस पे तुम बैठे हो उस हॉरिजॉन्टल सरफेस से सन नीचे चला गया, सनसेट हो गया, हॉरिजन से नीचे चला गया, क्या सन दिखाई देगा। ठीक है ना, दिखाई देगा, बात ही चल रही है, एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट। ठीक है ना, हॉरिजन से ऊपर सन आता उससे पहले दिखना चालू हो गया, शाम को हॉरिजन से नीचे चला गया तो भी दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है, तो ध्यान दो, रिफ्रैक्शन की वजह से। कैसे दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से देखो। ठीक है, सन से लाइट रेज आ रही है। ठीक है ना, हमारे सन से लाइट रेज आ रही है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है। ठीक है, कहाँ से कहाँ जा रही है, वैक्यूम टू एयर। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली ग्रेटर देन 1। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली ग्रेटर देन 1। तो जब तुम्हारी लाइट रेस वैक्यूम टू एयर जा रही है, कहाँ जा रही है, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। हाँ लवन ने बहुत बढ़िया, कहाँ जा रही है, रेयर टू डेंसर मीडियम, दे विल शिफ्ट टूवर्ड्स नॉर्मल, दे विल शिफ्ट टूवर्ड्स नॉर्मल। हालांकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज बहुत थोड़ा सा है तो शिफ्ट बहुत थोड़ा सा होगा, लाइट रेस थोड़ा सा शिफ्ट होते हुए ऑब्जर्वर की आंखों, तुम्हारी आंखों में। आया डायग्राम समझ में आया तुमको। ठीक है ना, लाइट रेस थोड़ा थोड़ा बेंड होते हुए तुम्हारे आंखों में। ध्यान से देखो, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद लाइट रे का पाथ स्ट्रेट लाइन या कर्व,
अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद लाइट रे का पाथ ध्यान से देख के बताओ मैंने कैसा बनाया है, स्ट्रेट लाइन या कर्व्ड? कर्व्ड। सोचो क्यों कर्व्ड बनाया है? एयर की डेंसिटी वेरी कर रही है। बहुत बढ़िया ईश्वर। जैसे जैसे हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में मूव कर रहे होते हैं अर्थ के सरफेस के पास, ऑब्वियसली अर्थ के सरफेस के पास ग्रेविटी ज्यादा है, एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी। अर्थ के सरफेस से दूर जाने पे ग्रेविटी का इफेक्ट कम हो जाता है, एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। और ध्यान से देखो एयर के साथ होता है, एयर की डेंसिटी जहाँ पे ज्यादा होती है वहां पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, जहाँ पे एयर की डेंसिटी कम होती है वहां पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता है। ठीक है ना, जहाँ पे एयर की डेंसिटी ज्यादा वहां पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, जहाँ पे एयर की डेंसिटी कम वहां पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। ठीक है ना, इस लोग बात का लोग बाद में मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, लोग कहते हैं सर ने पढ़ाया था जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, जिस मीडियम की डेंसिटी कम होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। मेरी बात दिमाग में बैठा लो, मैं सारे मीडियम की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसा हर मीडियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है कि जिसकी मीडियम की डेंसिटी ज्यादा हो गई वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। ठीक है ना, काफी सारे मीडियम ऐसे मिलेंगे जिनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और काफी सारे मीडियम ऐसे मिलेंगे जिनकी डेंसिटी बहुत कम है पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो ऐसा कोई डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ एयर के केस की। ओनली इन द केस ऑफ एयर वी आर टेलिंग द डेंसिटी ऑफ एयर जहाँ पे ज्यादा होगी वहां पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जहाँ पे एयर की डेंसिटी कम होगी वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। क्लियर होती है मेरी बात? तो ध्यान से देखो, जैसे जैसे हमारे लाइट रे ट्रैवल करते हुए अर्थ के सरफेस के पास आ रही है, डेंसिटी एयर की क्या होती चली जा रही है, इंक्रीज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता चला जा रहा है, इंक्रीज। और लाइट रेस नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होती चली जा रही है। लाइट रेस जो है तुम्हारी नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होती चली जा रही है। आया डायग्राम समझ में आया? तुम्हारा जो एटमॉस्फियर है उसको तुम लेयर्स के फॉर्म में इमेजिन करो, अर्थ के अराउंड जो हमारा एटमॉस्फियर है उसको लेयर्स के फॉर्म में इमेजिन करो। ठीक है ना, तो लाइट रे एक लेयर से दूसरी लेयर से तीसरी लेयर में हर लेयर पे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता जा रहा है, लाइट रेज अपने पाथ से टिल्ट होते जा रही है। पहले कैसा पाथ था वैक्यूम में, स्ट्रेट, और एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद कर्व्ड। फिर काम की बात, जब ये लाइट रे ऑब्जर्वर की आंखों में एंटर करेगी, ऑब्जर्वर को ये लाइट रे कहाँ से आते हुए दिखाई देगी? यहाँ से। आया डायग्राम समझ में आया? तो सन हॉरिजन से नीचे जा चुका है, सेट हो चुका है, बट फिर भी ऑब्जर्वर को दिखाई दे रहा है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ऐसे ही मॉर्निंग में सन हॉरिजन से ऊपर नहीं आया, अभी हॉरिजन से नीचे है, पर उससे पहले ही हमें सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग दिखाई देना चालू हो जाता है और उसको हम इजीली देख पाते हैं, हमारी आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ रहा होता। ठीक है ना, क्यों नहीं स्ट्रेन पड़ रहा होता अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सन अभी तक राइज हुआ ही नहीं है, राइज होने से थोड़ी देर पहले ही हमें 10-15 मिनट पहले ही हमें दिखाई देना चालू हो जाता है। क्लियर हो गया सबको, समझ में आ गया? डायग्राम क्लियर हो गए? तो एडवांस सनराइज मॉर्निंग में और शाम को डिलेड सनसेट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सन से लाइट रेज आ रही हैं, वैक्यूम टू एयर एंटर कर रही हैं, एयर के अंदर आने पे वो अपने पाथ से डेविएट हो जा रही हैं और बैक एक्सटेंड करा के हमें दिखाई दे रहा है कि सन हमें शिफ्टेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया डायग्राम? समझ में आ गया? बढ़ूँ आगे? चलो, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं तुम्हारे सामने, मैंने एनालाइज करवा दिए, तुम लोगों का दिमाग चलना चालू हो गया होगा। ठीक है, लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही हैं तो दे विल शिफ्ट, रेयर मीडियम में जा रही हैं तो दे विल शिफ्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही हैं तो दे विल शिफ्ट टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, ये दो बातें दिमाग में अभी तक बैठ गई होंगी अच्छे से। ठीक है, इसी डिस्कशन को चलो थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। चलो, तुम्हारे सामने मैंने दो केस डिस्कस किए। पहला केस, μ1 इज ग्रेटर देन μ2, लाइट रे कहाँ जा रही है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। जब डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है तो लाइट रेज विल शिफ्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल। दूसरा केस हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, लाइट रेज जा रही रेयर टू डेंसर मीडियम,
ठीक है, जब रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, म्यू की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, लाइट रेज विल शिफ्ट टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, चलो इन दोनों केसेस को दिमाग में रखो, और जो मैं बात पूछ रहा हूँ उसको विजुलाइज करने की कोशिश करो। चलो तुम्हारे सामने तो ये दो केस बना रखे हैं मैंने, दोनों ही केसेस में मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करता जाता हूँ। ठीक है, चलो मुझे बताओ, जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 रखूंगा, 0 डिग्री रखूंगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना मिलेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0। ऐसी केस 2 में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0। ठीक है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही हमारे 0 हो जाएंगे। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो जाएगा, इन केस 1 एज वेल इन केस 2। चलो दोनों ही केस में मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करना चालू कर रहा हूँ। केस 1 में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को मान लो मैं 0 डिग्री से इंक्रीज करना चालू कर रहा हूँ, और ऐसे ही केस 2 के अंदर भी मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को मान लो धीरे धीरे 0 डिग्री से इंक्रीज करना शुरू कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता जाऊंगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है ना, जैसे जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 डिग्री से बढ़ाता जाऊंगा, राइट हैंड साइड पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री से बढ़ता चला जाएगा। ध्यान दो, केस 1 में 90 डिग्री पहले कौन पहुंचेगा, आई या आर? कौन सा एंगल 90 डिग्री पहले पहुंचेगा, आई या आर? तो तुम देख रहे हो आई छोटा है, आर बड़ा है। जैसे जैसे आई बढ़ाता जाऊंगा, आर भी बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते पहले 90 डिग्री कौन पहुंच जाएगा, आर। ठीक है, समझ में आ रहा है? केस 2 में एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है। जैसे जैसे मैं आई इंक्रीज करूंगा, आर भी इंक्रीज होगा, पहले 90 कौन पहुंचेगा, आई। ठीक है ना, तो ध्यान दो, आई की वैल्यू मैं कहाँ से कहाँ तक वेरी करा सकता हूँ? डायग्राम देख के बताओ, जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, नॉर्मल के साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन से एंगल से कौन से एंगल तक वेरी करा सकता हूँ? आई कैन वेरी एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। और ध्यान दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 से 90 डिग्री में मैं वेरी करा दूँ। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कभी 90 डिग्री नहीं पहुंचने वाला व्हेन लाइट रेज आर मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है ना, पर ध्यान से देखो, व्हेन लाइट रेज आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, when light rays are moving from denser to rare medium, तुम देख रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी 90 नहीं पहुंचा था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उससे पहले 90 पहुंच गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी 90 से कम था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री पहुंच गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पहुंच गया, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को ये लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको ये लोग? क्रिटिकल एंगल। तो सबसे पहले मैं क्रिटिकल एंगल की कहानी स्टार्ट करूं उससे पहले मैं तुम्हें रियलाइज करा रहा हूँ, क्रिटिकल एंगल की बात कब होगी? व्हेन लाइट रेज आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, या व्हेन लाइट रेज आर मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, या दोनों में? क्रिटिकल एंगल की बात कब होगी? व्हेन लाइट रेज आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, या रेयर टू डेंसर मीडियम, या बोथ? ठीक है ना, डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है ना, बोथ वाली कहानी पे मत जाओ। ठीक है ना, डेंसर टू रेयर मीडियम जब लाइट रेज जा रही होंगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल को एनसीईआरटी में हमारे डिफाइन कैसे करते हैं? क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सुनना मेरी बात, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस at which refracted light rays gaze the interface of two medium। ठीक है ना, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आया हुआ है, इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री को हम गेजिंग एंगल भी बोल देते हैं। ठीक है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो 90 डिग्री तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इसको मैं गेजिंग एंगल भी बोल देते हैं। तो क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस
डेफिनेशन सुनो, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्रैक्टेड लाइट रेज मूव एट गेजिंग एंगल या रिफ्रैक्टेड लाइट रेज गेज द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। ठीक है ना, तो बात समझो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, अभी तुम्हें समझा रहा था केस 2 में तो हो ही नहीं सकता। When light rays are moving from rare to denser medium, light rays will shift towards normal. एंगल ऑफ इंसिडेंस को तुम बढ़ाते बढ़ाते 90 डिग्री, मैक्सिमम 90 डिग्री भी ले जाओ तो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से कम रहेगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को तुम बढ़ाते बढ़ाते 90 डिग्री कर दोगे तब भी तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से कम ही रहेगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कभी भी 90 डिग्री नहीं पहुंच पाएगा। आई मेरी कहानी समझ में आई सबको? तो गेजिंग एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गेजिंग एंगल के बराबर किस में मिलेगा? व्हेन लाइट रेज आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम मिलेगा, रेयर टू डेंसर वाले में नहीं मिलेगा। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन, ठीक है ना, जो लोग 12th वाले हैं स्कूल में पूछ भी लेते हैं क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन। तो क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच refracted light rays gaze the interface of separating medium gaze the interface separating the two mediums, या फिर critical angle is the angle of incidence at which refracted light rays move at gazing angle। आ रही है लैंग्वेज समझ में आ रही है? क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन समझ में आ रही है सबको? तो ध्यान से देखो, लाइट रेस हमारी कहाँ जा रही थी? डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम का म्यू में लिख देता हूँ म्यू डी, रेयर मीडियम का मैं म्यू लिख देता हूँ म्यू आर। और ध्यान से देखो, अब तुम्हारे सामने मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ इंटरफेस के ऊपर, स्नेल्स लॉ पे। ठीक है, ध्यान से देखो, म्यू और साइन थीटा का प्रोडक्ट कांस्टेंट करते हुए इक्वेशन लिख रहा हूँ। ध्यान से देखो, म्यू इन डेंसर मीडियम इनटू साइन आई, आई किसके बराबर था? क्रिटिकल एंगल, इज इक्वल टू राइट वाले मीडियम में म्यू, म्यू आर साइन थीटा में, थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा? 90 डिग्री। एंगल और रिफ्रैक्शन गेजिंग एंगल के बराबर 90 डिग्री। साइन 90 तुम्हारा 1 हो गया। क्या आ गया हमारे पास? साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर बाय म्यू डी। तो नोटिस करो, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाने वाला है? साइन इनवर्स म्यू ऑफ रेयर मीडियम बाय म्यू ऑफ डेंसर मीडियम। ठीक है ना, वैसे भी कॉमन सेंस से समझ में आता है, साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी। साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी। तो म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर या म्यू डेंसर बाय म्यू रेयर, तो ऑब्वियसली म्यू डेंसर बाय म्यू रेयर तो 1 से बड़ा हो जाएगा, और म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर 1 से छोटा होगा। साइन इनवर्स के अंदर जो भी वैल्यू है वो 1 से छोटी होनी चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू ऑफ रेयर मीडियम बाय म्यू ऑफ डेंसर मीडियम। याद होता है फॉर्मूला सबको? क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला साइन इनवर्स म्यू 1 बाय म्यू 2। लोग एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, ऊपर कौन सा म्यू लेना था, नीचे कौन सा लेना था। तो ऑब्वियसली साइन इनवर्स के अंदर वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, तो ऊपर छोटा वाला म्यू आना चाहिए, नीचे बड़ा वाला म्यू आना चाहिए। तो म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर, इजीली याद हो गया। ठीक है ना, तो बात समझो, व्हेन लाइट रेज आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन सुनो ध्यान से। व्हेन लाइट रेज आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, then critical angle is the angle of incidence at which refracted light rays gaze the interface of two medium। ध्यान दो, स्टार्टिंग व्हेन लाइट रेज आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, जब लाइट रेज रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कभी भी 90 डिग्री हो ही नहीं सकता। तो ध्यान दो, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन स्टार्ट कैसे करनी है? व्हेन लाइट रेज आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, क्रिटिकल एंगल की बात हम, क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए की बात होगी तभी जब लाइट रेज आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। क्लियर हो गया? तो व्हेन लाइट रेज आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, then angle of incidence, critical angle is the angle of incidence at which the refracted light rays will gaze the interface of two mediums। क्लियर होगी कहानी सबको? क्रिटिकल एंगल की कहानी समझ में आ गई? ठीक है, और अब मेरी बात को ध्यान सुनो, लाइट रे जा रही है डेंसर टू रेयर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 रखा था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना था? एंगल ऑफ इंसिडेंस तुमने 0 डिग्री रखा था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री था।
जहां तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते चले गए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता चला गया। जहां एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते बढ़ते क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पहुंच गया। और ध्यान दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो मैं मैक्सिमम कितना ले जा सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं मैक्सिमम कितना ले जा सकता हूँ, 90 डिग्री ले जा सकता हूँ ना। ठीक है ना। तो जहां एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते बढ़ते क्रिटिकल एंगल के बराबर हुआ, रिफ्रैक्शन एंगल अभी 90 डिग्री पहुंच चुका है, और मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं क्रिटिकल एंगल से भी और ज्यादा कर दूंगा, तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर मैंने क्रिटिकल एंगल से भी और ज्यादा कर दिया, ध्यान दो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से और ज्यादा होना चाहेगा। जहां एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर कर दिया था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पहुंच चुका था। अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से और ज्यादा करता हूँ, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से भी और ज्यादा होना चाहेगा, और 90 डिग्री से और ज्यादा हो नहीं सकता। ध्यान दो लाइट का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्रैक्ट होने की जगह रिफ्लेक्ट होनी चालू हो जाएगी, और इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, TIR। ठीक है ना। फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कहानी, व्हेन लाइट रेज आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ध्यान देना रेयर टू डेंसर में TIR की बात ही नहीं होगी। बात कब होगी, व्हेन लाइट रेज आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस is greater than critical angle। ठीक है, लाइट रेस कहाँ जा रही हूँ, पहली कंडीशन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और दूसरी कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो लाइट रेस क्या हो जाएंगी, जितनी भी हमारी लाइट रेस हैं वो सारी लाइट रेस क्या हो जाएंगी, इंटरफेस पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और इस रिफ्लेक्ट होने के फिनोमिना को ही हम क्या बोल देते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो व्हेन लाइट रेस आर मूविंग from denser to rare medium and angle of incidence is greater than critical angle, then light rays will suffer total internal reflection। ठीक है ना, सारी की सारी लाइट रेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और उस रिफ्लेक्ट होने के फिनोमिना को ये लोग क्या नाम दे देते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, 5 मिनट और लेता हूँ तुम्हारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वर्ड का मतलब समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक नोट किया सब लोगों ने पहले, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दोनों कहानियां नोट कर ली सबने, नोट कर ली ना, नोट कर ली सबने, नहीं नोट करी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, चलो एक छोटी सी बात, तो जो मैंने डिस्कशन किया उसी को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, कहानी आज की खत्म करते हैं। तो मैं कह रहा था लाइट रे जा रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो मुझे बताओ लाइट रेस का अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम हुआ, तो लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, लाइट रेस का क्या होगा, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन होगा रिफ्लेक्शन होगा, दोनों होंगे, बोथ। ठीक है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। बात को समझो, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होता है तो सारी की सारी लाइट रेस रिफ्रैक्ट नहीं होती, कुछ लाइट रेस रिफ्लेक्ट होती है, मेजरली रिफ्रैक्ट होती हैं। ठीक है ना, मान लो तुम्हारे पास ग्लास का सरफेस है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, घर में सबके घर में ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है, विंडो विंडो में लगा होता है, हमारी गाड़ी की कार में लगा होता है। ट्रांसपेरेंट ग्लास में कभी जाके अपनी शक्ल देखी है,
ट्रांसपेरेंट ग्लास, मिरर की बात नहीं कर रहा। घर में कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो में लगाओ, जाके उसके पास जाके देखना, तुम्हारे को अपनी शक्ल दिख जाएगी उसमें। ठीक है ना? क्यों दिख गई शक्ल, फेस कैसे दिख गया? तो ऑब्वियसली तुम्हारे फेस से लाइट रेज जा रही है, विंडो से रिफ्लेक्ट होके तुम्हारी आंखों में वापस आ रही है, तभी तो तुम्हें अपना फेस दिखाई दे रहा है। और ध्यान दो, तुम्हारे फेस से लाइट रेज गई ग्लास विंडो पे, कैसे टकराई होंगी? टकरा के तुम्हारे आंखों में आई, कैसे आई होंगी? नॉर्मली। नहीं समझे? तुम्हारी आई से लाइट रे गई, टकरा के तुम्हारी आई में वापस। कैसा इंसिडेंस है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। सामने तुम्हारे, सोचो, ट्रांसपेरेंट ग्लास पड़ा है, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारा आंख जो तुम्हारी आई है वही मान लो ऑब्जेक्ट है, तुम्हारी आई तुम सामने उसमें देख पा रहे हो ना, ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर अपनी खुद की आई को देख पा रहे हो, तो तुम्हारी आई ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट रेज जा रही हैं, नॉर्मली टकरा रही हैं, नॉर्मली वापस आ जा रही हैं, तुम्हें अपनी खुद की आई दिखाई दे जा रही है। तो ध्यान दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है और फिर भी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों में वापस आ रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ट्रांसपेरेंट ग्लास, एक तरफ तुम खड़े हो, परली तरफ कोई दूसरा आदमी खड़ा है। सुनना मेरी बात ध्यान से, ट्रांसपेरेंट ग्लास, एक तरफ तुम खड़े हो, परली तरफ कोई दूसरा आदमी खड़ा है। तुम्हारा फेस ज्यादा क्लियरली किसको दिखाई देगा, तुम्हें या परली तरफ खड़े आदमी को? तुम्हें ज्यादा क्लियरली दिखाई देगा या ऑपोजिट साइड पे खड़े आदमी को ज्यादा क्लियरली? ऑपोजिट। तो तुम्हारे फेस से जो लाइट रेज जा रही हैं, मैक्सिमम रिफ्रैक्ट हो रही हैं, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो रही है। आई मेरी बात समझ? मैक्सिमम रिफ्रैक्ट हो रही है, 70% 80% रिफ्रैक्ट हो रही है, 10-20% रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से तुम्हें अपना फेस उतना क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा जितना परली तरफ खड़े आदमी को दिखाई दे रहा। तो जहां एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है, वहां पे लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन? ठीक है, दोनों। समझ में आ गया सबको? मेजरली लाइट रेज 70-80% लाइट रेज रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, 10-20-30% रिफ्लेक्ट हो जाती। ठीक है, तो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन बोथ विल टेक प्लेस। जहां एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, अब क्या होगा, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन? एब्जॉर्ब भी हो जाएंगी, 2-4-5% एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे लाभों में, तो सारे केस बना ले। ठीक है, अभी के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन? हाँ अर्षिता, बहुत बढ़िया, दोनों होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी होगा। अगेन, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन दोनों होंगे। ठीक है, और रिफ्रैक्टेड लाइट रेस विल मूव एट गेजिंग एंगल। ठीक है ना? फिर से मैं रिफ्रैक्शन बता रहा हूँ, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होंगे, और रिफ्रैक्टेड लाइट रेस विल मूव एट गेजिंग एंगल। और ध्यान से देखो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तो जो 10-20% लाइट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी वो तो अब भी रिफ्लेक्ट होगी, जो 80-90% लाइट रिफ्रैक्ट होनी चाहिए थी वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया? टोटल वर्ड क्यों लगाना पड़ा इनको? रिफ्लेक्शन तो पहले भी हो रहा था, क्रिटिकल एंगल ज्यादा से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होने पे टोटल लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया लोगों ने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना? जो फ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होनी थी वो तो अब भी रिफ्लेक्ट हो रही है, जो फ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होके जानी चाहिए थी वो भी रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। क्या हो गया लाइट का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आया सबको? समझ में आया? टोटल इंटर रिफ्लेक्शन वर्ड समझ में आया सबको? ये टोटल वर्ड क्यों लगाया, रीजन समझ में आ गया पूर्वांशा? आया सबको? समझ में आया? ठीक है ना? पता थी ये बात, पता थी सबको? है पूर्वांशा, सरफराज, ये बात रियलाइज थी? चलो, ठीक है ना, क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम में मतलब छुपा हुआ है, पर ठीक है, दिमाग लगाते हैं तभी मतलब समझ में आता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, पहले कुछ फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा था, अब टोटल लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है ना? इसी के ऊपर जो थोड़ा बहुत और मुझे एक्सप्लेनेशन देना है वो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें।